हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डे 3 ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये लेक्चर में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो थोड़ा हमारे पास टाइम कम है, तो मैंने पहले से ही एक मेथड है, उसका जो एपरेटस है वो ड्रॉ करके रखा है। इट इज नोन एज विक्टर मेयर्स मेथड। तो ये जो विक्टर मेयर मेथड्स है वो बेस्ड है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में पढ़ा है कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ एनी गैस है तो वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। और ये जो 1 मोल ऑफ गैस है उसका जो भी वेट हम ले रहे हैं वो क्या होगा, इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। बट ऑलवेज देन एंड देन मोल विल बी 1। ओके, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो ये कंसेप्ट के बेस हम ऐसा कोई सॉलिड या फिर लिक्विड जो इजीली इवोपरेट हो सकता है और सॉलिड जो भी इजीली इवोपरेट हो सकता है, ऐसे उसको बोला जाता है वॉलेटाइल। ओके, तो वॉलेटाइल सॉलिड्स और वॉलेटाइल लिक्विड के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं। चलिए एपरेटस को फटाफट समझ लेते हैं। सो यहाँ पे एक जो कॉपर फ्लास्क है, इट इज एक्चुअली कॉपर फ्लास्क। ये कॉपर फ्लास्क में हम लेंगे वॉलेटाइल लिक्विड। ये वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होना चाहिए हमारे सैंपल से। ओके, तो यहाँ पे हमने सैंपल लिया जिसको मैंने ब्लू से ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो सैंपल है, मान लीजिए कि उसका मास है W ग्राम। ये बहुत ही छोटा सा ट्यूब होता है जिसको विक्टर मेयर्स ट्यूब भी बोला जाता है। तो ये विक्टर मेयर ट्यूब में हम यहाँ से सब्सटेंस ऐड कर देंगे। उसका वेट हम क्या है वो मेजर कर देंगे। मान लीजिए कि टेम्परेचर है लेबोरेटरी का T1 केल्विन, तो वो भी हम मेजर कर देंगे। ओके, अब ये जो विक्टर मेयर्स ट्यूब है वहां से एक एग्जिट पाइप होता है जो कनेक्ट होता है बीहाइव शेल, और बीहाइव शेल के ऊपर हम रख देंगे वाटर। ये जो ट्यूब है जिसको हम कैलिब्रेटेड ट्यूब बोल सकते हैं, मतलब उसमें पहले से ही मार्क किया होता है कि कितना वो वॉल्यूम कवर करेगा। ओके, तो आपको पता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, तो वो डाउनलोड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, तो ये मेथड से होगा। क्योंकि ये जो वेपर है वो लाइटर देन एयर है, तो फिर वो डिस्प्लेस करेगा, और जितना वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उतना ही वाटर यहाँ से बाहर आएगा। तो धीरे धीरे ये जो फ्लास्क है उसमें वाटर लेवल बढ़ेगा, यहाँ से वाटर लेवल कम होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। तो ये सॉलिड और लिक्विड जो वॉलेटाइल है उसको हम ले लेंगे ये सैंपल ट्यूब में, और फिर ये फ्लास्क को हम हीट करेंगे, कॉपर फ्लास्क को। सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये हीट होगा तो उससे वेपर प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले ये जो कॉपर फ्लास्क है वो पूरा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उसमें से जो एक्सेस ऑफ वेपर है वो हम निकाल सकते हैं सर्टेन प्रेशर पे। यहाँ पे एक पॉपअप वाल्व होता है जिससे हम एक्सेस ऑफ वेपर है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो ये पूरा जो एरिया है वो हीट हो जाएगा। वो हमारा जो विक्टर मेयर ट्यूब्स है उसको भी हीट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो सैंपल है वो तो वॉलेटाइल है, तो क्या होगा कि उसमें से वेपर प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ, ये वेपर प्रोड्यूस होंगे। ये वेपर है वो पास होंगे थ्रू दिस एग्जिट ट्यूब एंड इट विल स्टार्ट टू डिस्प्लेस वाटर। ओके, तो ये वाटर को डिस्प्लेस करता रहेगा और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो जैसे ही वो ऐसे वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो वो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे जब तक ये पूरा सब्सटेंस है वो इवापोरेट ना हो जाए। ओके, तो वी विल वेट टिल ऑल द सैंपल विल अंडरगो वेपराइजेशन। ओके, सो ऑल द वेपर, because temperature will remain constant. Okay, so all the vapors, because sample has less boiling point than the liquid filled in the copper flask. Okay,
तो उसकी वजह से यूजुअली हम पैराफिन फील करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो वेपर्स हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा 100%, और ये जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होगी। सपोज द वॉल्यूम ऑफ वेपर कलेक्टेड of W gram of sample is V1 ml and the pressure shown here is a P. Now this pressure is equal to pressure of gas plus vapor pressure of water vapor. Okay, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन कर लेंगे और P1 फाइंड करने के लिए जो टोटल प्रेशर है उसमें से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम कोई T1 केल्विन पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि T1 केल्विन पे से इट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी इवोपरेट होता है, तो वाटर वेपर भी यहाँ पे कलेक्ट होंगे। सो यहाँ पे जो प्रेशर बिल्डअप होता है जिसको हमने P टोटल से डिनोट किया है, वो एक्चुअली प्रेशर ऑफ वेपर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस सब्सटेंस प्लस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी है। तो पहले हम क्या करेंगे कि P टोटल में से प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो होगा P1 वो फाइंड कर देंगे। ओके, तो वो हमें मिल जाएगा P1 दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू P टोटल माइनस PH2। ओके, तो अब हमारे पास ये कंडीशंस हो गई कि जो W ग्राम सब्सटेंस था उसमें से जो वेपर मिल रहा है उसका वॉल्यूम है V1 ml, प्रेशर जो वो एग्जर्ट कर रहा है वो है P1 mm, टेम्परेचर जो हमने मेंटेन किया है वो है T1 केल्विन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हमने टेम्परेचर T1 केल्विन मेंटेन किया है। ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं हम कंबाइंड गैस इक्वेशन। सो कंबाइंड गैस इक्वेशन के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि P1 V1 अपॉन T1 इन द गिवन कंडीशन इज इक्वल टू P0 V0 अपॉन T0 दैट इज एट STP। ओके, अब आपको पता है कि STP वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम V0 फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये एक्सपेरिमेंट हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करते तो जो वॉल्यूम ऑफ वेपर है जो मिल रहा है हमें W ग्राम ऑफ सब्सटेंस में से वो कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे हम उसको सब्जेक्ट बनाएं तो वो हो जाएगा P1 V1 अपॉन T1 इंटू T0 अपॉन P0। फर्दर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P1 V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाई 273 डिवाइडेड बाई 760 mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ पे हमें जो प्रेशर मिलेगा वो मैनोमीटर से मेजर करेंगे जो होगा इन टर्म ऑफ मिलीमीटर। ओके, सो वी विल फाइंड आउट V0। It means at STP W gram of substance is related to V0 ml। मतलब जो W ग्राम ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस है वो STP पे वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में V0 जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, वही रिलेशन जो मूलर वॉल्यूम है उसको ही फॉलो करेंगे कि सपोज हमारे पास 22.4 लीटर ऑफ गैस हमें मिल रहा है, दैट इज 22,400 ml हमें गैस मिल रहा है इन द गैस कलेक्टिंग ट्यूब। तो जो मास वो ऑक्यूपाई करेगा वो हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो वी कैन से हियर V0 ml is with respect to W gram of substance, so 22400 will be related to molecular weight, so molecular weight will be W into 22400 divided by V0। तो ये फॉर्मूले से हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है। तो इसमें हमें क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है, पहले तो हमें प्रिसाइसली P1 फाइंड करना पड़ता है बाय सब्ट्रैक्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम द P टोटल वी मेजर्ड अबव द गैस कलेक्टिंग ट्यूब। ओके, तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब उसका एक ऑल्टरनेट मेथड है जो अभी मुझे याद आ रहा है। तो ऑल्टरनेट मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम
मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे वेपर डेंसिटी मेजर करेंगे। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ml of H2, 1 ml of vapor of given substance divided by mass of 1 ml of hydrogen। ओके, मतलब ये जो ट्यूब है उसमें हम गिवन गैस की जगह पे हाइड्रोजन ले लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1 ml ऑफ हाइड्रोजन है उसका मास क्या होगा वो टेंटेटिवली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपको पता है कि अगर हम मोलर वॉल्यूम ले लेंगे दैट इज 22400 ml हाइड्रोजन ले लेंगे तो उसका वेट हो जाएगा 2 ग्राम। सो अगर हम 1 ml लेंगे तो उसका वेट क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन है वो हमारे लिए नॉन सब्सटेंस है। सो वी आर टेकिंग रेशियो, तो क्या होगा इसमें ये जो पूरा चक्कर है वो चला जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ P1 V1 वी कैन डायरेक्टली से फ्रॉम द वॉल्यूम। ओके, तो प्रेशर करेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा हम वॉल्यूम से बता सकते हैं। ओके, सो पहले तो हम एक जो हाइड्रोजन है उसका हम मास फाइंड कर लेते हैं तो उससे पता चल जाएगा। सो वेट ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 22400। तो फ्रेंड्स अगर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं राउंड ऑफ वैल्यूज लिख रहा हूं, वो हो जाएगा 0.409, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था उसमें मैं लिख सकता हूं कि वेपर डेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय D इज 9 इंटू 10⁻, वेपर mass of 1 ml of gas, that is W of unknown substance whose 1 ml is taken. Okay, so mass of 1 ml of vapor divided by 9 into 10⁻⁻5। ओके, अब ये जो वैल्यू है उससे हम बता सकते हैं, तो इसकी जगह पे अगर हम गिवन मास ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, गिवन मास के रिस्पेक्ट में हो जाएगा W डिवाइडेड बाय V इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5। मतलब हम जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं वो कितना ग्राम है वो, और उससे हमें क्या वॉल्यूम मिल रहा है इन द कलेक्टर ट्यूब। ओके, तो हम वेपर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें, तो उसकी जो एक मेथड है जिसको बुलाया जाता है वेपर डेंसिटी मेथड। ओके, तो ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड जिसका हम यूज करेंगे जो अल्टरनेट मेथड है ऑफ विक्टर मेयर्स ट्यूब। विक्टर मेयर्स ट्यूब आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू W इंटू 22400 डिवाइडेड बाय V0। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वेपर डेंसिटी मेथड है उसमें वापस हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रेशियो लेंगे, तो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला मिल जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड इज ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। ओके, तो ये जो फर्स्ट अल्टरनेट मेथड था विक्टर मेयर ट्यूब का, उसमें हमने वेपर डेंसिटी तो फाइंड आउट कर ही दिया है, तो क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, क्या होगा 2W डिवाइडेड बाय V इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5। ओके, तो हम मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है वो सिर्फ गैसियस कंपोनेंट के लिए। सो फॉर गैसेस वी विल स्टडी वन लॉ दैट इज नोन एज Graham's law of diffusion. So according to Graham's law of diffusion,
rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its density, and as density proportional to mass, we can say root d proportional to root m, and so rate of diffusion of any gas is 1 upon square root of its molecular weight. Okay, so if we take two different gases named as 1 and 2, then R1 by R2 will be equal to square root of M2 by M1. Okay, so what is rate of diffusion? Rate of diffusion is the volume covered by gas and time required for that. So volume we will usually measure in ml or in term of liter. हम मिलीलीटर में भी मेजर कर सकते हैं और लीटर में भी मेजर कर सकते हैं. यूजुअली टाइम इज टेकन इन टर्म ऑफ सेकेंड और इन टर्म ऑफ मिनट. सो बोथ द यूनिट आर केप्ट आइडेंटिकल फॉर टू डिफरेंट केसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो दोनों के लिए प्रेशर और टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस मिल जाएगा. ओके, तो अगर इनमें से एक नोन है, फॉर एग्जांपल जो 2 है गैस 2 है, वो हाइड्रोजन हम ले लेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा R1 बाय RH2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय M1. ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो गिवन अननोन गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है. यूजुअली हाइड्रोजन लाइटर गैस है तो बट ऑब्वियस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू R1. तो वो रेशियो से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल टेक न्यूमेरिकल तो ये आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वन मेथड. लेकिन ये रिलेटिव मेथड है, मतलब आपको जो दो गैसेस मेंशन किए गए उसमें से किसी एक गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट नोन होना चाहिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. Next method is Hoffman method. In Hoffman method, this is method number 4. Hoffman method. ये जो Hoffman method है वो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम लेंगे जो उनके बॉइलिंग पॉइंट के आसपास वो डिकम्पोज नहीं होते हैं. ओके, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं. वो हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस टेकन, मास ऑफ सब्सटेंस टेकन we will express in term of gram, say it is W gram, divided by volume of the vapor produced from it. So volume of vapor at STP. STP को हम NTP भी बोलते हैं. So in several references NTP is also mentioned into 22400. ओके, तो इससे हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं. वही रिलेशन है मूल कंसेप्ट वाला. ओके, तो हॉफमैन मेथड से हम ये फाइंड कर सकते हैं. एक्चुअली इसमें ये जो मेथड है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसा है कि जो भी सब्सटेंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है उसका कुछ फिक्स्ड मास से W ग्राम वो हम सिलेक्ट करते हैं और ये जो सब्सटेंस है उसको हम रिड्यूस प्रेशर पे रखेंगे और हाई टेम्परेचर पे रखेंगे. सो प्रेशर इज केप्ट वेरी लो एंड टेम्परेचर इज केप्ट हाई. ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होते उनके लिए ये अप्लीकेबल है. ओके, तो क्या होगा कि जब ये वेपर कलेक्ट होंगे वो मर्क्यूरी कॉलम, इसमें हम मर्क्यूरी कॉलम लेंगे तो जो बैरोमेट्रिक ट्यूब है मर्क्यूरी का उसमें से जो वेपर प्रोड्यूस होते हैं वो कलेक्ट होते हैं. ये मेथड का एक एडवांटेज ये है ओवर विक्टर मेयर मेथड्स कि जो मर्क्यूरी है वो वेपराइज नहीं होता है. तो जो कोई भी प्रेशर आपको मिलेगा और वॉल्यूम मिलेगा वो सीधा आपको ड्राई गैस के लिए मिल जाएगा. ओके, तो हम वही रिलेशन जो है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P0 V0 अपॉन T0, उससे हम ये V0 फाइंड आउट करेंगे क्योंकि गिवन सेट ऑफ कंडीशंस है उसको हम कंपेयर करेंगे हमारे
स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, तो हमें V0 मिल जाएगा। ये V0 वैल्यू है वो यहाँ पे हम रखेंगे। ओके, क्योंकि जो 22400 है ml अगर हमें गैस मिलेगा तो उससे रिलेटेड जो भी मास है वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अगर V0 के साथ वॉल्यूम जो है वो W ग्राम है, तो 22400 के साथ जो वॉल्यूम रिलेटेड है वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही टेक्निक है जो एक्चुअली रिपीट हो रहा है ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन जो एपरेटस है वो डिफरेंट है, जो मेथड्स है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, इसीलिए हम उसको अलग अलग मेथड से लिख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड है वो है सिल्वर सॉल्ट मेथड। ओके, अब ये जो सिल्वर सॉल्ट मेथड है सिल्वर सॉल्ट मेथड, आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो हमारे जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जीओसी से पहले हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो मेथड है वो हम यूज करते हैं फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। ओके, अब ऑर्गेनिक एसिड्स में जो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है फॉर एसिडिक कैरेक्टर वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओके, तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर का हो सकता है। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं मोनोबेसिक, 2 है तो उसको बोलते हैं हम डाई बेसिक, जो हमने आगे पढ़ रखा है। ओके, या फिर हम आगे स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन में पढ़ेंगे। 3 COOH group are there, then it is called tribasic. Okay, so depending upon number of COOH उसको हम मोनो, डाई, ट्राई ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि जो कोई भी एसिड गिवन है उसमें से हम उसका सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे। ओके, उसमें से हम उसका सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे। अब ये जो सिल्वर सॉल्ट बन रहा है वो Ag प्लस इंटू RCOO माइनस के फॉर्म में होगा, क्योंकि एसिड है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रुप है वो है RCOOH। तो उसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय Ag प्लस आयन। अगर हमारे कंपाउंड में ऐसे 3 COOH ग्रुप होते तो यहाँ पे 3 Ag प्लस आ जाते, अगर 2 होते तो 2 Ag प्लस आ जाते, और 1 होता तो जैसे मैंने अभी शो किया है वैसे 1 Ag प्लस आ जाता। ओके, अब ये जो सिल्वर सॉल्ट है उसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो हमें अल्टीमेटली सिल्वर मिल जाएगा। ओके, तो जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग एसिड ले रहे हैं, से इट्स वेट इज W ग्राम, और उसमें से जो भी सिल्वर डिपॉजिट होता है, जो रिलीज होता है बाय कन्वर्टिंग फर्स्ट इनटू सिल्वर सॉल्ट एंड फॉलोड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, से इट गिव्स X ग्राम ऑफ सिल्वर। ओके, तो हम यहाँ से एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है उससे हम उसका इक्विवेलेंट वेट कंसेप्ट है जो हम आगे पढ़ेंगे तो हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर salt divided by equivalent weight of silver is equal to mass of silver obtained divided by mass of silver salt taken and mass of silver obtained। अब इसको हमने रिप्रेजेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट है उसको हम E से लिखते हैं, E सॉल्ट। सिल्वर के लिए अभी मैं ले रहा हूँ 108
जो हम आगे पढ़ रहे हैं, डोंट वरी। और जो मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट टेकन है वो हमने W ग्राम लिया था, और जो मास ऑफ सिल्वर ऑब्टेन है वो x है ना। तो ये फॉर्मूले से हमें पहले तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट मिल जाएगा, वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाय x इंटू 108। तो इससे हम निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सिल्वर सॉल्ट मिल रहा है जिसका फॉर्मूला है RCOO, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें एक सिल्वर आ गया है, किसकी जगह पे? एक COOH के हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके। तो अब इसका मास है 108 और हाइड्रोजन का मास है 107। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? हम 107 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ रहे हो? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हो जाएगा W बाय x इंटू 108 माइनस 107। हमने क्यों ऐसा किया? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बराबर समझ लीजिए कि RCOOH है, अगर उसमें सिल्वर सॉल्ट बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाय अ सिल्वर एटम। ओके, तो सिल्वर एटम जिसका एटॉमिक मास है 108 और जो हमारा हाइड्रोजन है उसका मास है 1, तो डिफरेंस आ जाएगा 107। तो हमने एसिड के लिए क्या किया कि उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसकी जगह पे n नंबर ऑफ RCOOH ग्रुप होगा, तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड हो जाएगा n टाइम्स ऑफ W बाय x इंटू 108 माइनस 107। तो ये जो n है वो क्या शो करता है? वो शो कर रहा है बेसिसिटी ऑफ एसिड। स्टोइकियोमेट्री इन सॉल्यूशन हम आगे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये सभी जो टर्म्स है वो पता चल जाएगा। अभी टेम्परेरी में आपको बता सकता हूं कि अगर एक COOH ग्रुप है 1, तो ये n का वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर 2 है तो वो 2 हो जाएगा, ओके 3 देन इट विल बी 3। तो आपको जब न्यूमेरिकल देंगे तो उसमें मेंशन करेंगे कि वो मोनोबेसिक है कि डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है या टेट्राबेसिक है। ओके, तो वो मेंशन किया होगा तो आप आराम से बता सकते हो कि व्हाट इज n वैल्यू। सो बाय कैलकुलेटिंग W by x मल्टीप्लाइड बाय 108 माइनस 107 आपको सीधा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड मिल जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे ये ऑर्गेनिक एसिड हो गया, मान लीजिए कि हमारे पास ऑर्गेनिक बेसिस है। यूजुअली जो बेसिक ग्रुप है वो एमाइंस होते हैं। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो हम स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूज होता है वो मैं लिखता हूं, उसको बोलेंगे हम प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड। प्लेटिनिक क्लोराइड मेथड। तो ये मेथड फ्रेंड्स यूज होता है ऑर्गेनिक बेसिस के लिए। मैंने आपको पहले ही बताया जो ऑर्गेनिक बेसिस है वो यूजुअली होते हैं एमाइन ग्रुप्स। So it may be any of this form. Okay, means primary, secondary और tertiary। तो हमें ये फाइंड करना है कि उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक बेस है, से we took W ग्राम, उसको हम कंबाइन करेंगे क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ। तो उसको हम कंबाइन करेंगे क्लोरोप्लेटिनिक एसिड के साथ, ओके, जिसका फॉर्मूला है H2PtCl6। तो आपको पता है कि जब ये कंबाइन होंगे, बेस एसिड के साथ कंबाइन होगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट,
ओके, वाटर रिलीज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक बेस में क्या होता है कि OH माइनस नहीं होगा तो सॉल्ट सीधा फॉर्म हो जाएगा। तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो हमें मिल जाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे। तो जैसे ही थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो वो अल्टीमेटली प्लेटिनम मेटल रिलीज करेगा। ओके, सपोज हमें x ग्राम ऑफ प्लेटिनम मिल रहा है। ओके, तो ये वही सिमिलर टाइप का मेथड हो गया जिसमें हमने पहले जो मेथड था उसमें सिल्वर सॉल्ट लिया था, यहाँ पे प्लेटिनम सॉल्ट है। ओके, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि उसका जो इक्विवेलेंट मास है वो E है। ओके, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट है वो हम E से डिनोट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट। सॉरी, अगर हम E से डिनोट करें तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 2E प्लस 2 प्लस 195 प्लस 213। फ्रेंड्स, ये नंबर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है 195 वो प्लेटिनम का मास है, ये 213 है वो 6 टाइम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन है। ओके, अब ये जो 2 है वो है हाइड्रोजन के लिए और 2E, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 इक्विवेलेंट ऑफ जो सॉल्ट है उस जो कंपाउंड है वो रिएक्ट होगा। तो अल्टीमेटली हमें जो मॉलिक्यूलर मास है हम लिखेंगे, अगर ये हम समेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 410। सो वी कैन से इट इज 2E प्लस 410। ओके, तो हमें मास मिल रहा है 2E प्लस 410। तो यहाँ पे हम वापस वही कंसेप्ट लगाएंगे। सो 2E प्लस 410 डिवाइडेड बाय 195 इज इक्वल टू W बाय X। ओके, तो जो सिल्वर मेथड में था वैसा ही फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ प्लेटिनम इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस टेकन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ प्लेटिनम ऑब्टेन। मतलब x ग्राम प्लेटिनम के साथ रिलेटेड मास W है तो 195 के साथ कितना है, तो वो हमने सिंपल रेशियो से ले लिया है। तो हमें ये मिल जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास। ओके, तो इससे हम E को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2E इज इक्वल टू W बाय X इंटू 195 माइनस 410। ओके, तो E हो जाएगा 1/2 ऑफ W बाय X इंटू 195 माइनस 410। तो यहाँ पे जो सिल्वर मेथड है उसमें हमने सब्ट्रैक्शन किया था, 107 लिया था, ऐसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट है वो कंबाइंड फॉर्म है विच इज फॉर्म बाय गिवन बेस विद H2PtCl6। तो वो कलेक्टिव है तो उसमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, अब ये जो नेक्स्ट मेथड है वो हम 12th स्टैंडर्ड में स्पेशली पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमने बात छेड़ी है मॉलिक्यूलर मास की, तो चलिए उसको भी हम ले लेते हैं। वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेथड है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसको मैं डिफाइन करूँ तो कुछ ऐसा है, द वैल्यूज ऑफ आइडियल इन डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बट डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट जो रिलेशन है उसके बेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट वो सब पता चल जाएगा इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ओके, तो मान लीजिए
कि हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड उसमें यूज करेंगे। एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्रायोस्कोपिक मेथड भी बोला जाता है। तो हम जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो रहा है वो मेजर करेंगे, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसे है। ओके, सो W2 is taken in gram, W1 is taken in gram, Kb is constant। अगर हम वाटर लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है 0.512। सो डेल्टा TB वी विल फाइंड आउट प्रैक्टिकली। मान लीजिए कि वो हमें x केल्विन मिल रहा है। सो एज दिस वैल्यू इज नो, W1 ग्राम ऑफ solvent taken is known, then we are able to find out molecular weight। सिंपल मेथड है ये, अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन हम पढ़ेंगे 12th में, सो डोंट वरी। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इन 2000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो यहाँ पे जो KF है वो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। अगर हम वाटर लेंगे तो उसकी वैल्यू 1.86 रहेगी। इट मीन्स इफ W1 जो है वेट है वो वाटर के लिए होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, तो उसके लिए वैल्यू फिक्स है। अनदर इज राउल्ट्स लॉ मेथड, P0 माइनस P डिवाइडेड बाय P0 इज इक्वल टू W2 बाय M2 W1 डिवाइडेड बाय M1। तो इसमें भी वही टेक्निक है कि हम जो W1 और W2 नोन वैल्यू लेंगे, M1 अगर सॉल्वेंट नोन है, से फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वो 18 ग्राम हो जाएगा। P0 वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अगर हम वाटर ले लेंगे तो उसके लिए वो वैल्यू फिक्स होता है। P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम अननोन सब्सटेंस डिसॉल्व करेंगे वाटर में और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका वेपर प्रेशर हम डिटरमाइन करेंगे, तो हमें M2 दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अननोन सब्सटेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये सब टेक्निक्स है टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। अब हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास से इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास से मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास से एटॉमिक मास और एटॉमिक मास से इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मास। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास हम फाइंड आउट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मेटल। तो उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, द अमाउंट ऑफ मेटल in term of gram combines with one gram equivalent of given anion is known as equivalent mass ऑफ मेटल। ओके, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो जाएगा जो कोई भी मास इन टर्म ऑफ ग्राम मेटल का कंबाइन हो रहा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन। अब ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन क्या है? सो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन जो है एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनाइन, it is equal to its atomic mass। अगर पोली एटॉमिक लेंगे आयन, पोली एटॉमिक आयन लेंगे तो उसका जो भी हमें मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है, और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंस, वैलेंस दैट इज द नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन इट। तो चलिए हम डिफरेंट आयन्स ले लेते हैं। जैसे क्लोराइड है, तो क्लोराइड के लिए क्या होगा? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 1। ओके, इंस्टेड ऑफ क्लोराइड इफ वी टेक सल्फाइड देन इट विल बी 32 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि उसकी वैलेंस 2 है, सो इट विल बी 16 ग्राम। ओके, सो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड
is actually 1 gram equivalent of chloride. ओके, तो पता चल गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन क्या है. तो हम डिफरेंट डिफरेंट एनाइंस ले सकते हैं. सपोज वी टेक ऑक्साइड, देन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड विल बी 16 divided by 2, that is 8 gram. Okay, if we take sulfate, then its equivalent mass will be 96 divided by 2, that is 48 gram. Instead of sulfate, if we take phosphate ion, then it is equal to 95 divided by 3. ओके, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 31.67 ग्राम. ओके, सो दीज ऑल आर नोन एज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनाइन के साथ मेटल का जो कोई भी मास कंबाइंड होगा उसको हम बोलेंगे इट्स इक्विवेलेंट मास. ओके, तो इक्विवेलेंट मास क्या है वो आपको पता चल गया. चलिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको पता चले कि इक्विवेलेंट मास हमें कैसे हेल्प करता है टू कैलकुलेट एटॉमिक मास. ओके, सो फॉर दैट मैं ले रहा हूँ अ मेटल. A metal is given, say 12 gram of metal is given. It is reacted with oxygen, excess of oxygen लेंगे हम. ओके, मतलब मेटल लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. तो मेटल का जो भी मास है अकॉर्डिंगली हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा. ओके, बिकॉज एनी रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएजेंट. तो लिमिटिंग रिएजेंट जितना है उसके रिस्पेक्ट में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी. ओके, तो प्रोडक्ट है हमारा मेटल ऑक्साइड, तो वो हमें मिल रहा है. मान लीजिए कि हमें जो मेटल ऑक्साइड मिल रहा है उसका मास है 16 ग्राम. ओके, तो हमें 16 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड मिल रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास है उसके मुताबिक कि अभी हमारे पास जो ऑक्साइड है उसका वेट क्या होगा. ओके, तो वेट ऑफ ऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, वेट ऑफ ऑक्साइड विल बी वेट ऑफ ऑक्साइड सॉल्ट माइनस वेट ऑफ मेटल. ओके, तो वो हमें मिल रहा है 16 माइनस 12, दैट इज 4 ग्राम. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि 4 ग्राम ऑक्साइड के साथ जो मेटल का वेट कंबाइन हो रहा है वो है 12 ग्राम. ओके, सो विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड 12 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंड. तो अगर हम इक्विवेलेंट मास जितना ऑक्साइड ले लेंगे जो हमने अभी डिटरमाइन किया, ठीक है ना, बाय डिवाइडिंग इट्स एटॉमिक मास. एटॉमिक मास इज डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंस. तो वो हमें मिल रहा है 8 ग्राम. सो 8 ग्राम के साथ उसका क्या वेट होगा. सो इट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल हो जाएगा 12 into 8 divided by 4, that is 24 gram. Understood? So equivalent mass is related to equivalency concept. Okay, that is law of combining mass. तो इसकी जो डिफरेंट मेथड है इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने के लिए, वो एक मेथड है वो है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड. So first method to determine methods of determination of equivalent mass. So first method is hydrogen displacement method. In this method, what we are doing, we will take vapor of material which can displace 1100 200 ml of hydrogen. Okay, so we will find out कि जब हम मेटल को रिएक्ट करेंगे किसी भी एसिड के साथ
तो वो बनाता है सॉल्ट और रिलीज करता है हाइड्रोजन। ओके, तो हम इक्विवेलेंसी से जाएंगे। तो जो मोलर वॉल्यूम है हाइड्रोजन के लिए वो है 22.4 लीटर, दैट इज 22400 ml। तो उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा हाफ ऑफ इट। ओके, तो उसका जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम है वो हो जाएगा 11,200 ml। ओके, तो ये उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये वॉल्यूम के साथ मेटल का जो कोई भी मास कंबाइंड होगा वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट। तो मान लीजिए कि अभी हमने जो सब्सटेंस लिया है वो है W ग्राम, ऑलवेज वी विल राइट द सेम एज W ग्राम। और ये जो W ग्राम ऑफ मेटल है वो डिस्प्लेस करता है सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि 22.4 लीटर है तो वो 2 ग्राम होगा। 11,200 ml है तो वो हो जाएगा 1 ग्राम। अगर हम एक्सेक्ट मास ले लेंगे तो हो जाएगा 1.008 ग्राम, राइट। तो हम वही कंसेप्ट से जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा मास ऑफ मेटल दैट इज W डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड बाय इट इनटू 1.008। ओके, तो इससे हमें उसका इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मिल जाएगा। ओके, अगर हमें मास गिवन नहीं है तो हम वॉल्यूम से भी जा सकते हैं। तो उस वक्त पे ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सो वी कैन राइट द फॉर्मूला इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिस्प्लेस्ड इन द रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय 11,200 ml। तो अब ये आपको मूल कंसेप्ट से एकदम क्लियर हो गया कि हम वॉल्यूम और मास दोनों में से कोई एक रिलेशन को ले सकते हैं। तो गिवन रिएक्शन में अगर आपको W से रिलेटेड वॉल्यूम गिवन है तो आप ये जो सेकंड फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो, और अगर आपको हाइड्रोजन जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट गिवन है तो आप फॉर्मूला 1 से उसको फाइंड कर सकते हो। इन द सिमिलर वे जो सेकंड मेथड है उसमें हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी हम बता सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट मेथड इज ऑक्सीजन फॉर्मेशन मेथड और ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। तो अभी हमने उसके बेसिक न्यूमेरिकल भी किया, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट में वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू W दैट इज मास ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय X दैट इज मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू 8। ओके, तो फ्रेंड्स आप ऐसे सभी सॉल्ट के लिए फॉर्मूला बना सकते हो। X फॉर एग्जांपल अगर आपको सल्फेट के लिए बोले, SO4 2- के लिए बोले तो सल्फेट सॉल्ट बन रहा है तो आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू W बाय X इनटू 96/2 दैट इज हमने वो फाइंड किया था वो है 48। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपको मान लीजिए कि कार्बोनेट भी बोल दे तो भी आप बता सकते हो CO3 2-। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय X इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12 फॉर कार्बन एंड 48 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30। ओके, तो ये सभी में W क्या रिप्रेजेंट करता है? W रिप्रेजेंट करता है जो मेटल है उसका मास, और X क्या रिप्रेजेंट करता है? एनायन का मास। ओके, तो वो एनायन का मास जो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप ये मेथड से, वैसे तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड ही हो गया या फॉर्मेशन मेथड हो गया, तो आप उसको अलग अलग नाम दे सकते हो। जैसे मैं क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड बोलूँ तो क्या होगा फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो फ्रेंड्स ये अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड बोल दिया, ये जो सेकंड मेथड है उसको हमने बोल दिया ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड। ओके, तो जैसे हमने ऑक्साइड बनाया वैसे हम क्लोराइड सॉल्ट बना सकते हैं, है ना। तो क्लोराइड सॉल्ट बनाएंगे तो उसको क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड बोल दिया। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं
कंसेप्ट तो एक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी। ओके, तो क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड में हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू W/X into 35.5. Okay, so X is weight of chloride, W is weight of metal. So we are able to find out what is equivalent weight of metal. Okay, next method we can say is neutralization method. तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड है वो स्पेशली एसिड और बेस के लिए हम यूज करेंगे। तो वो हम पढ़ेंगे इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ओके, तो हम इक्विवेलेंट मास ऑफ, मान लीजिए कि हमें बेस फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा W डिवाइडेड बाय V इंटू N। ओके, तो W है वो है मास ऑफ बेस, V is volume of acid required for neutralization and N is normality of acid। तो एक्चुअल कंसेप्ट है NaVA इज इक्वल टू NbVb। तो उसमें से हम इक्विवेलेंसी को लगाते हैं, तो इक्विवेलेंसी से हम ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस फाइंड कर सकते हैं। वैसे ही हम एसिड के लिए भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो एसिड है वो नॉर्मल एसिड बेस है, वो ऑर्गेनिक एसिड बेस नहीं है। उसके लिए हमने जो आगे मेंशन किया था मॉलिक्यूलर मास टेक्निक, उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि मेटल्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन विच कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एंड अदर्स विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, तो आपने उसको एक्टिव और इनएक्टिव मेटल्स भी बोल दिया था। जो मेटल ज्यादा एक्टिव होगा वो दूसरे मेटल आयन को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, तो क्या होगा कि जब हम Zn मेटल को रिएक्ट करेंगे कॉपर के सॉल्ट के साथ जो एक्वियस स्टेट में है, तो वो कॉपर को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। ओके, ये जो मेथड है वो यही रिएक्शन के बेस है, इसको बोला जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हम क्या करेंगे कि हमने कितना ग्राम जिंक लिया, से इट इज W1 ग्राम, और हमें कितना ग्राम कॉपर मिल रहा है, हमें कितना ग्राम कॉपर मिल रहा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से हम एक रेशियो निकालेंगे कि weight of metal 1 divided by weight of metal 2 is equal to equivalent weight of metal 1 and equivalent weight of metal 2। तो मान लीजिए कि हमें जिंक का एटॉमिक मास पता है। ओके, सो A1 is known, these two are known values। तो हम इसके लिए जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे और उससे एटॉमिक मास जो आपको पता है कि N इंटू E। ओके, तो यहाँ पे हम N2E2 ले रहे हैं इन द गिवन एग्जांपल। ओके, तो उससे उसका एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे उसकी वैलेंसी 2 है, तो हम 2 इंटू E1 से उसका एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक। तो ऐसा ही एक दूसरा टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यूज होता है, जो फैराडेज लॉ के बेस है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है वो सिमिलर है। ओके, सो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ बेस्ड ये है, सेम फॉर्मूला W1 by W2 is equal to E1 by E2। ओके, so this is another technique to determine equivalent mass। next है डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड बहुत ही यूजफुल मेथड है। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, so double displacement method, in this method one salt is converted into another salt
suppose we are converting chloride into oxide. So metal chloride is converted into metal oxide. Let us take one example, then and then we will able to judge. Say metal chloride has weight W1 and that of oxide is W2. Okay, so from this two we are able to find out what will be the mass of chloride. Say it is X1 and here mass of oxide, that is X2, because we will take some mass of these two. So we can directly use an equation. W1 by W2 is equal to E1 plus 35.5 divided by E1 plus 8, because W1 was considered as a weight of chloride salt and W2 was considered as a weight of oxide salts. Okay, so directly we can able to calculate E1. E1 represent what? Equivalent mass of atom. Okay, so these are the different technique, friends, through which we are able to find out what equivalent weight of metal has. Once we will find out what is equivalent weight of metal, then atomic mass can be calculated easily. Okay, so atomic mass will be n times of its valence equivalent mass, n represent its valency. Okay, in next lecture we will study stoichiometry in solution, that is what is mean by solution, how many types of solutions are there, what is mean by concentrations, and what are the different term of concentration and interrelation between different term of concentration. So goodbye and take care.